नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे HMPV के बारे में कि यह HMPV क्या है, यह इतनी सुर्खियों में क्यों है, इसके टारगेट पॉपुलेशंस कौन होते हैं, इसके लक्षण क्या होंगे, जांच क्या होगी, इलाज कैसे करते हैं और सबसे ज़रूरी से बचे कैसे। तो HMPV का पूरा नाम होता है ह्यूमन मतलब इंसान, न्यूमो का मतलब सांस से संबंधित, वायरस मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। वायरस के अदर एग्जाम्पल्स होते हैं HIV, यह भी एक वायरस है। सर्दी जुकाम जिनसे होता है वह भी एक वायरस होता है। कोरोना जिससे हुआ था वह भी एक वायरस था। जो हम लोग की तरफ पूर्वांचल में बोला जाता है कि पेशेंट को मीजल्स हुआ है या माता निकली हैं, वो भी एक वायरस है। तो यह अलग अलग कैटेगरी के वायरसेस से होते हैं। इन्हीं कैटेगरी में से एक कैटेगरी वायरस की है, वो HMPV की है। तो HMPV जो होता है वह सांस की बीमारी कराएगा। इसका नाम ही है न्यूमोनिया, मेटान्यूमो वायरस। न्यूमोनिया से या सांस से संबंधित बीमारी कराना। तो हमारे सांस के जो तंत्रिका होती है, जो सांस का सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र, वह नाक से शुरू होकर के फेफड़े पर ख़त्म होता है। तो गले से ऊपर को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं और फेफड़े वाले हिस्से को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो अधिकतर HMPV के इन्फेक्शंस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब URTI के सिम्टम्स के साथ आएंगे। 100 में से 10% मामले ऐसे रहेंगे जिनमें कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फेफड़े, लंग्स, वो इन्वॉल्व होंगे। तो पेशेंट के लक्षण अधिकतर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले ही होंगे, जिनमें नाक का बहना मतलब रनिंग नोज, या नाकों का नॉस्ट्रल्स का बंद हो जाना, स्टफीनेस ऑफ नोज, गले में खराश, सोर थ्रोट, खांसी आना, कफ। अधिकतर यह खांसी बिना बलगम की होती है, इट्स नॉन प्रोडक्टिव कफ। फीवर होना 102, 103 हाई ग्रेड फीवर वायरल डिजीज़ का फीचर ही होता है। शरीर पे रैशेस निकलना, छोटे छोटे बड़े बड़े रैशेस निकल जाएंगे, चकत्ते निकलने लगेंगे। तो ये सारे अगर किसी में लक्षण आ रहे हैं तो ये सारा का सारा बतला रहा है कि पेशेंट को शायद सांस की परेशानी है, तभी यह सांस के लक्षण आ रहे हैं। खांसी, जुकाम, नाक बहना, नाक का बंद हो जाना, बुखार आना, ये सारे सांस के लक्षण हो गए। जिनके में फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, उनके में सांस लेते वक्त चूं चूं की आवाज़ें आती हैं, जैसा कि अस्थमा के पेशेंट्स को होता है अक्सर। इसको वीजिंग कहते हैं। या काफ़ी ज़्यादा बलगम वाली खांसी आना, प्रोडक्टिव कफ का होना, या दम घुटना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि फेफड़े तो पूरा काम कर नहीं रहे। तो यह 10 से 15% पॉपुलेशन में ऐसा होगा। तो ये इसके लक्षण होंगे, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होंगे। यह किन को प्रभावित करेगा? तो अधिकतर बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं वो प्रभावित होते हैं, या बुज़ुर्ग जो 60-65 साल से ऊपर के होते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि दोनों लोगों की इम्यूनिटी खराब होती है। इसके अलावा अगर किसी को कैंसर की मेडिसिन चल रही है, या किसी को स्टेरॉइड चल रहा है, या किसी की इम्यूनिटी पहले से ही किसी कारण से ख़राब है, ऑटोइम्यून डिजीजेज, तो इन लोगों को भी यह बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि यह बीमारी साल के कौन से मौसम में ज़्यादा होती है और क्यों? तो अधिकतर सांस की बीमारियां ठंडी के मौसम में ज़्यादा होती हैं। सांस के इन्फेक्शन भी जाड़े के मौसम में ज़्यादा होते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कि विंटर्स में अधिकतर हम लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो जो भी हमारी स्नीजेज हुई या फिर जो भी वायरसेस बाहर निकले वो उसी छोटे से कमरे में घूमते रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, एक इंसान से दूसरे तक। गर्मी में दरवाजे खुले रहते, बाहर वेंटिलेशन होता रहता है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गैदर नहीं हो पाते। तो ये पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न होता है, दूसरा कारण होता है कि जो वायरसेस होते हैं यह सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होते हैं। दीवार पे जाके या कपड़े पे जाके या फिर टेबल या फिर चेयर्स, इन सारी चीज़ों पे जाके ये जमा हो जाएंगे और वहाँ पर यह नॉन लिविंग मटेरियल की तरफ पड़े रहेंगे।
जब यह दोबारा हाथ से हमारे सांसों के तक आएंगे, सांस के सिस्टम में, तब ये दोबारा फिर से रिवाइव हो जाते हैं, दोबारा जीवन प्राप्त कर रहे थे और वहाँ पर फिर ग्रो करना शुरू करते हैं। तो जो कोल्ड वेदर होता है वह इन लोगों को लॉन्ग टर्म तक दीवार पे या बाकी अन्य जगहों पे सरवाइव करने के लिए सही इन्वायरमेंट दे देता है। तो पहला कि सर्कुलेशन हमने कमरे का बंद कर दिया, और कोल्ड टेम्परेचर में यह जल्दी मरते नहीं हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक सर्वाइव करते रहते हैं। तो यह दो कारण हुए इसके जाड़े के मौसम में ज़्यादा होने की। क्या यह केवल भारत, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल इधर ही है? नहीं जी, यह ग्लोबली हर जगह मिलता है। यूएस में हर साल आता है विंटर्स में, यूके में भी इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं हमेशा, नीदरलैंड में तो ये सबसे पहले खोजा ही गया था। चाइना के लोगों ने पाया कि अभी विंटर्स में इसके केसेस बढ़ गए हैं, तो उन लोगों के यहाँ जो डिजीज़ कंट्रोल बोर्ड होता है उसने एक डेटा जारी करके बताया कि जी हमारे यहाँ ये पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन हर साल के बराबर ही रेंज में है। तो अभी उन लोगों ने कोई रेड फ्लैग जारी नहीं किया हुआ है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अब पेशेंट के पास, अगर बच्चों के पास ये लक्षण आ रहे हों या बूढ़ों के पास ऐसे लक्षण आ रहे हों, तो क्या करें, जांच क्या कराएं? तो सबसे पहले जिन पे भी आपको शक हो अपने डॉक्टर से मिलिए। अधिकतर जो इसके डिजीजेज होंगे, अधिकतर जो लक्षण होंगे वो 5 से 10 दिन के अंदर रिसॉल्व कर जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर खुद इंटरफेरॉन वायरस को मारने की एंटीबॉडी खुद ब खुद तैयार करना शुरू कर देता है, लड़ लेता है बीमारी से। तो 5 से 10 दिनों में अधिकतर ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जांच कराने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को लगता है कि इस पर टेस्ट कराना हो, तो वो आपको जैसे कोविड के वक्त नेज़ल और ओरल स्वैब लिया गया था, वैसे ही दोबारा वो स्वैब लेंगे। अगर उसको लगता है कि इसमें लंग्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, फेफड़े भी प्रभावित हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपका चेस्ट का एक्सरे कराएंगे या रिलेटेड अदर जांचें कराएंगे। ठीक, दवाई क्या होगी? तो अधिकतर दवाइयाँ जो होती हैं वो सपोर्टिव होती हैं, और फेफड़ों का सेकेंडरी इन्फेक्शन कि वायरस के कारण जो डेड सेल्स है उस पर बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए, इसलिए उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक से वायरस नहीं मरते, वायरस एंटीवायरल से मरेंगे, और अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक इसका एंटीवायरल मेडिकेशन बनाया नहीं है। इसका हमारे पास टीका भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कोविड का हमने वैक्सीन बना लिया था, इसका वैक्सीन भी बनाया नहीं गया है। तो अब बचें कैसे? तो बचने के लिए जो हम कहते थे हम लोग कि दूर से ही राम सलाम कर लें, तो दूर 2 गज दूरी वापस है ज़रूरी। स्नीजिंग करते वक्त या छींकते वक्त या खांसते वक्त चेहरे को कवर कर लें रुमाल से या फिर शर्ट से, और खूब सारा पानी पिए। पानी के साथ जो वायरसेस होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अपने खाने में साइट्रस खट्टी चीज़ें जैसे नींबू का पानी बिल्कुल इंक्लूड करें, क्योंकि जो नींबू होता है या जो विटामिन सी होता है, ये प्रूवन है कि यह एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है, साथ ही आपके एजिंग को बढ़ने से भी रोकता है। तो खूब सारा पानी पिएं, विटामिन सी अपने खाने में शामिल करें, छींकते या खांसते वक्त चेहरे को कवर कर लें, उपयुक्त सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश किया करें, या सैनिटाइज़र का जैसे कोविड के वक्त यूज़ करते थे वैसे का सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अगर हो सके तो सोशल गैदरिंग में आप ना जाएं, और अगर बीमार हैं तो अपने परिवार और अपने समाज की भलाई के लिए चेहरे पर मास्क लगा लें, ताकि आपके थ्रू यह बीमारी दूसरे तक कम्युनिकेट ना करे। स्टे हेल्दी, सी यू नेक्स्ट वीक।